बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ आज, जिसमें पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दी है, जबकि अपोजिशन ने बजट 2020 और 2021 पर सख्त तनकीद करते हुए इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब मुल्क में हॉट स्पॉट्स की शिनाख्त करके हुकूमत ने 1300 से ज़ायद मकामात को भी सील किया है, समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब आज लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने आवाम से SOPs पर सख्त अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी हैं और कहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन की जो तजवीज़ वफाकी को दी गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। आप क्या समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या जो फैसले किए जा रहे हैं वफाक की जानिब से, ख़ासकर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वो काफ़ी होंगे? क्या फैसले किए जा रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद कराई जाए और इस तरह के, और तो अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो केसेस बढ़ेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, मतलब अगर कोई SOP पे अमल नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे? क्या है मतलब मैं सख्ती कराई जाएगी ये कहा जा रहा है डॉक्टर साहब। जूते मारे जाएंगे, क्या किया जाएगा? देखें, मैं इधर आता हूँ भी, वजीर आजम साहब गुस्से में, काफी गुस्से में, बहुत गुस्से में। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखें, 6000, अल्लाह ताला खैर करे, 6472 केसेस आए हैं नए, और ये तादाद जो है ये बढ़ रही है। देखिए 100-200 से, हाँ, और नहीं, 6472 केसेस 24 घंटे में है। अच्छा, ये 3-4 तक था अंदाज़ा, लेकिन ये है कि ये जो बीच में मुकम्मल तौर पे मसाजिद और जब ईद से पहले ये बाज़ार और मार्केट्स और ये सारा कुछ खोल दिया गया, तो उसके बाद वो एकदम जो है वो वायरस फैल गया। अच्छा, अब मामला इसमें यह है कि वज़ीर आज़म साहब गुस्से में हैं। अब गुस्से में क्यों हैं, इस पे गौर किया जा सकता है कि वो गुस्से में क्यों। देखिए, आखिरी उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने कहा था अपोजिशन वाले चाहते हैं कि लोग बहुत सारे मर जाएं और मैं उस पर फिर सियासत करें। वो अच्छा, अब अपोजिशन वाले जो हैं वो तो यूसुफ गिलानी से लेके, एहसन इकबाल से लेके, शहबाज शरीफ साहब से लेके और शाहिद आफरीदी साहब से लेके और बेशुमार शख्स, में किसी का नाम लो, उस सबको ही, एहसन इकबाल साहब सारे ही जो है उनको वो कोविड पॉजिटिव हो गए, और अल्लाह ताला खैर करे। शेख रशीद साहब भी हो गए हैं, उनको भी अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि अगर ये सारा का मतलब मुझे बात कहनी चाहिए, सारे के सारे इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं वो कोविड का शिकार होकर वो दुनिया से चले जाएं, अल्लाह ना करे, तो फिर भी मसला तो अपनी जगह रहेगा। फिर खान साहब क्या करेंगे? देखिए ना, मतलब ये इशू जो है, इसका कोई ताल्लुक जो है, देखें, इंडिया में उन्होंने इसको मजहबी रंग दे दिया मोदी साहब ने। वो कहता है कि वो मोदी लगा हुआ है कि ये तबलीगी जमात को, यहाँ इसको पार्टी का रंग दे दिए, यहाँ इसको सियासी बना दिए, वहां उसको मजहबी बना दिए। उसकी वजह से वहां पर भी मामला खराब है, यहाँ पर भी मामला खराब है। अब इशू, और ये जो बात है, देखें इस वक्त प्रायोरिटी क्या इशूज हैं? प्रायोरिटी इशूज ये हैं कि हमारे पास बेड्स कितने हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनका मोरल क्या है। लोग धड़ाधड़ घुस जाते हैं अस्पताल में घुसने के बाद वो शीशे तोड़ देते हैं, मारा मारी होती है वहाँ पे, इंजेक्शंस कोई एक आध को गलत को लग गया, वो वायरल हो गई फुटेज उसकी, वो अजीब बेसरोपा के टीके से मर गया लोग। डॉक्टर्स इतने मुश्किल, कितने PPEs उनको दिए गए हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, जो आपके जो रेगुलर डायलिसिस के पेशेंट्स ने आना है, आपकी जो सर्जरीज होनी है, आपके जो थैलेसीमिया, तो ये इश्यूज हैं इस वक्त। अब मसला ये है कि वो खान साहब, अब जाहिर है कि एक चीज़ नहीं हो पा रही, एक चीज़ खान साहब से नहीं हो पा रही, खान साहब ने नहीं किया। अब कह के कोविड खान साहब लेकर आ गए हैं, ये भी गलत है। लेकिन मसला ये है कि ये नहीं चीज़ चल रही। अच्छा, ये सारी दुनिया में ही आया है ना भाई, अचानक ही लोग बड़े बड़े, वो UAE के अंदर कोई एक्सपो होना था, तो इधर ओलंपिक्स होने थे जापान में, तो वो सारी दुनिया ही जो है उसमें मुसीबत आई है। कोई हमारे पास तो फिर भी बहुत कम, यानी उतने बुरे हालात नहीं है जो बड़े बड़े मेगा कंट्रीज जो है उनकी मैशतें गिर गई हैं पूरी। हमारे यहाँ तो सिर्फ जिद और अना है। मतलब ऑपोजिशन जो है वो कह रही है, ऑपोजिशन उसमें सियासत कर रही है, हुकूमत उसमें सियासत कर रही है। सियासत सियासी बना दी है ना उसको पहले दिन से ही। एक कमेटी बनी, फिर वो पार्लियामेंट की कमेटी बनी, फिर कंट्रोल कमांड बना, फिर पता नहीं खुदा जाने क्या बना, फिर आखिर में वो ठुस मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं उसके। अच्छा, सिलेक्टिव होगा, इलेक्टिव होगा, स्मार्ट होगा, भद्दा होगा, जैसा भी होगा। देखिए, बात यह है, अवाम को आपने
क्या करना है लोगों को? मतलब या तो ये हो कि लोगों की जिंदगी में जो मीशत चल पड़े, अब मतलब मीशत भी गई और लोग भी मर गए, फिर मतलब कोई एक चीज पे तो हमने टिकना है ना। अब और जो अभी तक वाज़ेह बात है वो ये कि आप एक लॉकडाउन करें टोटल, कुछ अरसे के लिए करें, और उसके बाद अब यानी ये मार्च में कर लेते तो ये अप्रैल के अंदर आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है ना, इतने केसेस हैं, ये हुआ ऐसे हुआ। और अब जो जाके जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं कि कुछ इलाकों के अंदर लॉकडाउन होगा, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। इशू क्या है कि हॉस्पिटल्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, वो मरकज से वेंटिलेटर चलते हैं, सिंध में पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते हैं। पीपीईज जो है वो कितनी डॉक्टर्स वो गायब हो जाते हैं। डी मॉल अगर किसी तबके को वाहिद नहीं, अब कराची जाएंगे तो ताजनों से मिलेंगे, लाहौर जाएंगे तो वो अपने रहनुमाओं से वज़ीर आज़म। भाई डॉक्टर्स को देखें, डॉक्टर्स को बिठाएं। ये जो टाइगर फोर्स हैं, मैं तो देखें एक कानून पसंद आदमी हूँ, मैं तो जा रहा हूँ सड़क पे, मेरी कोई तस्वीर उतारेगा और कोई एप्लीकेशन में तस्वीर उतार के, अभी जो मैं सुन रहा था कोई हाशिम बख्त साहब हैं, वो तस्वीर उतार के एप्लीकेशन में वज़ीर आज़म हाउस भेजेंगे, तस्वीर पर उसकी तहकीकात होंगी, फिर मुझे पकड़ा जाएगा, मैं तो तैयार हो जाऊँगा। लेकिन मुझे खदशा है इस बात का कि अगर कोई ये लौंडे लबाड़े टी शर्टें पहन के टाइगर फोर्स की घूम रहे हैं और तस्वीरें उतार रहे हो ख़वातीन की या फैमिलीज़ की, तो कहीं जूतों से इनकी पिटाई ना हो जाए। ये काम है कानून नाफिज करने वाले अदारों का, ठीक है। ये कोई अंधेर नगरी नहीं लगे। रजाकार हैं तो जाके अस्पतालों के अंदर काम करें, लोगों को खाना पहुंचाएं, लोगों की खिदमत करें, देखें कि दवाइयाँ चीनी जो है वो 70 रुपये हुई है कि नहीं हुई, ये काम करें। लोगों की तस्वीरें उतारेंगे, शक्ल मास्क नहीं पहना वो तस्वीर उतार के भेजेंगे एप्लीकेशन में। ये किस पागल आदमी का आइडिया है? कोई मकबूतुल हवास आदमी है जिसने वज़ीर आज़म साहब को आइडिया दिए, पहले तो उसको मारे 4 जूते वज़ीर आज़म और फिर उसको निकाले वहां से। ये क्या बात हुई? यानी देखिए ना, पुलिस कानून नाफिज करने वाला अदारा आएगा तो मैं जुर्माना करेगा, मैं टाइगर फोर्स आके तस्वीरें उतार रही मेरी, अरे यानी कोई सर पैर है ही नहीं। वो एप्लीकेशन आएगी भी, ओ भाई अस्पतालों के अंदर नहीं, ऑपोजिशन कह रही है कि टाइगर फोर्स तो सिर्फ कागजों तक है, कागजों तक छोड़ दें। ये आइडिया किसका है कि एक एप्लीकेशन से वो तस्वीरें उतारेंगे टेलीफोन से लोगों की, लड़कियों की, लड़कों की, बुजुर्ग शख्सियात की, और वज़ीर आज़म हाउस भेजेंगे, और उतनी देर में उसने पहन लिया तो मास्क, उसको तलाश किया जाएगा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या हो गया है? वहां पर जाके कानून नाफिज करने वाले अदारे दुकानों में, बाजारों में उसको देखें, समझाएं लोगों को, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करवाएं। टाइगर फोर्स कहां से आ गई बीच में? मैं तो मान लूंगा, मैं तो कर, मेरी तो उतार लें तस्वीरें, मुझे शक है कि दूसरे को ना मारे इनकी। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, पीपीईज कितनी ऐसे ये अस्पतालों के अंदर हमारे अवाम देखें, ये डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, इनको आप याद करें कि वहाँ पर यूरोप के मुल्कों को सलाम है। उन्होंने किस कदर, आप देखें उनके प्राइम मिनिस्टर निकलता था क्लैप करने के लिए, बोरिस जॉनसन, देखा था डॉक्टर्स के लिए हर हफ्ते के हफ्ते। बात यह है कि ये जो तोड़ फोड़ और अस्पतालों में शीशे तोड़ दिए और जहर का टीका लग गया, फलां हो गया, 7 लाख का टीका, ये फलाना, इनको 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 कौन पकड़ेगा? इनको कितने हॉस्पिटल, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने पीपीज हैं आने वाले? देखें, ये कोई ऐसा सफर तो नहीं है कि मैं कहूँगी जी वो लाहौर जो है, मैं जा रहा हूँ तो इतने किलोमीटर लाहौर रह गया तो इतनी देर बाद में लाहौर पहुंचूंगी। ये तो ओपन एंडेड है, किसी को नहीं पता कितने देर से चलना है इसने, कैसे खत्म होना। लेकिन उसमें अब इस तरह के आइडियाज तो ना लेकर आए ना हर थोड़े दिनों के बाद कि एप्लीकेशन आएगी तो तस्वीरें उतरेंगी उससे। भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखें, ये सिर्फ डॉक्टर्स का भी इशू नहीं है, इसके 3-4 एंगल्स हैं। इसका एक माशी एंगल है, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब कि मईशत आपकी दोबारा कैसे पूरा मुल्क बंद करके बैठ जाए, नहीं। इसका माशी एंगल भी है, इसका जो है वो सियासी एंगल भी है, एक पॉलिटिकल जमात हेड कर रही है, और इसका जो है, लेकिन पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ाई शुरू कर दें। अच्छा, और इसका जो है वो सिक्योरिटी एंगल भी, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स। अब आपके पास वो लोग हैं जिनके पर ट्रस्ट करते हैं लोग, अल खिदमत, अखवत फाउंडेशन, ईजी ट्रस्ट, छिपा फाउंडेशन, सिलानी, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि गायब हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइगर नाजुल हो गए हैं या लोगों ने पता नहीं क्या करें। अब मसला यह है कि उनके साथ एक मीटिंग उनके साथ कर लें, एक साथ ही बिठा दें डॉक्टर्स को भी कि यार ये हॉस्पिटल्स हैं, कितने मेन हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आप लोगों ने काम करना है। वो रजाकार वो साल से हैं, वो देखें, ये डॉक्टर्स और ये जो ईदी ट्रस्ट के और छिपा और ये सैलानी और अखवत फाउंडेशन और पंजाब में भी बेशुमार,
ये अवाम काम करें, आप दाता साहब के बाहर जाएं, आपको सारा वक्त खाना वहाँ मिलता है। ये कोई लंगर, ये अल्लाह की बरकत है इस मुल्क में, लेकिन मसला ये कि उसमें नहुसत न डालें सियासी जो मशवरे दे दे के। खान साहब की नीयत 100% दुरुस्त है, वो बात जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला ये कि एक इसमें एक पॉलिसी जो है ना, एक पॉलिसी उनको एक मरहले पे, अब देखिए तादाद बढ़ेगी ना, अल्लाह ताला खैर करे, 6,400 8,000 9,000 उधर से खताने शुरू हो जाएंगे WHO के। अच्छा, मुल्क खुलने शुरू होंगे, सफरी पाबंदियां खत्म, बाहर से जो लोग आ गए हैं पाकिस्तान में उनकी नौकरियां कैसे, वो गल्फ में वो खुल गया, तुर्की खुल गया, ये खुल गया, आप पीछे पड़े हुए, आप पीछे रह गए। तो यहां पर उनको फैसले, सख्त फैसले एक दफा फैसला करें जो कि, और उसमें वो सिंपल सी बात है, ये जो आज उन्होंने बात की गलत नहीं बात कि सिलेक्टिव लॉकडाउन के हॉटस्पॉट जो आपको मिले उसको बात, लेकिन मसला ये है कि उसके नतीजे में क्या होगा। मतलब देखिए लोग डीमोरलाइज हो रहे हैं, डॉक्टर्स जो है ना, डॉक्टर्स के और जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो दवाइयाँ और टीके और इंजेक्शन, 70 रुपये चीनी के लिए पूरा मुल्क हिला हुआ है। 70 रुपये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा हो ही नहीं रही चीनी, वो तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा। अद्वियात की कीमत कम कर दी, नहीं हो रही, वो ब्लैक मार्केट से मिलती है। नहीं वो ब्लैक मार्केट से, देखिए ये वो इश्यूज हैं जहां पर लोग जाएं। MNS कितने हैं, वजीर ये 51 लोग, कहां कौन से लोग हैं, ये लोग जो साथ साथ घूमते रहते हैं खान साहब के। बात ये है कि जब तक ये नहीं करेंगे ना इसको, और इस वक्त देखें प्रायोरिटी आपकी है हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल में PPEs कितने हैं, एजुकेट आपने कैसे करना है, आवाम डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें, ये शीशे वीशे तोड़ के, ये शीशे तोड़ दिए अस्पताल के। अब वो कह रहे हैं जी अच्छा खासा आया था, भाई वो उस वक्त अच्छा खासा था, कई लोगों ने ये बात की कि जी अच्छा खासा आदमी आया था, वो तो हॉस्पिटल में आके मर गया, इंतकाल हो गया। बात ये है कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि वो 14 दिन पहले उसको इन्फेक्शन हुआ होगा, वो घूमता रहा, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आए, या सिम्टम्स आए पता नहीं चला, वो जो सूंघने की हिस्स और वो सारे, और फिर अंदर जब बहुत ज्यादा खराबी हो गई, फेफड़े वगैरह कोलैप्स हो गए या ऑर्गन फेलियर हो गया, तो आया अचानक और 24-48 घंटों में उसको जो है उसकी डेथ हो गई। और उन्होंने इंजेक्शन दिए होंगे, और इंजेक्शन देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जरूर बचेगा बंदा। तो बात ये है कि और कोई बीमारी और कोई चीज, अब शीशे तोड़ दिए। ये डॉक्टर्स इस वक्त और नर्सेज जिन हालात में काम कर रहे हैं, एक तो उनको डिमोरलाइज किया हुआ, आपने किसी खाते में नहीं डाला हुआ, वो सपोर्ट है नहीं कोई किसी किस्म की नहीं, किसी भी किस्म की नहीं। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां डॉक्टर्स को हैरान हूं, और ये जो आपके एनजीओस बेचारे काम कर रहे हैं, ईदी ट्रस्ट या बाकी लोग, उनको किसी खाते में नहीं डाला हुआ। अच्छा, अब मसला क्या है, वही अस्पतालों के बाहर लंगर लगा के बैठे हैं, वही उनको टच कर रहे हैं, जब आपके घर वाले आपके लोग टच नहीं करते, वो पेशेंट्स, वो डॉक्टर्स खुदा जाने कितने इस कोविड हो चुके हैं, वो OPDs भी देख रहे हैं, वो भी सारा सिलसिला देख रहे हैं। लेकिन ये कि आने वाले दिनों के अंदर ये तादाद अगर बढ़ गई, जो कि बढ़ेगी, तो फिर ये कोलैप्स होगा सिस्टम, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दफा मुख्तलिफ लोगों को बुला के ना, मुख्तलिफ राय के, देखिए मीशत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहरान ऐसा आया हो कि आपको पता ही ना हो कि कब खुलेगी दुनिया की, लेकिन आप लोगों को शामिल करेंगे ना। बहुत सारे लोग बैठ गए, आके डॉक्टर्स बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, पैथोलॉजिस्ट बैठे हैं, जो ICU के बैठे हैं, ये मुख्तलिफ NGO इस तरह की जिनके ऊपर लोगों का एतमाद है, उनको बिठा लें, तो फिर लोग कहेंगे कि अच्छा यार ये देखो सारे बैठे हुए थे, अब आपके साथ ही बैठे हुए चुब्बू किस्म के लोग, तो लोग उनकी क्या बात सुनेंगे। भाई ये सारे होंगे लोग कहेंगे अच्छा यार खान साहब इनके साथ बैठे हैं। अब लोगों को के जो मसाइल है ना, वो आधे उसी चाल हो जाएंगे कि सारे बैठे हैं, ये बड़े बैठे हैं ना सारे हमारे, ये बड़े हैं, ये समझदार हैं, ये फैसला जो भी करेंगे ठीक करेंगे। लेकिन कुछ सरपैर ही नहीं है। कंट्रोल कमांड सेंटर, वो 4 वज़राए आला, 5 वज़राए आला, फिर उनके तर्जुमान, फिर पता नहीं कौन सा, फिर ये फिर वो, तो उसमें तादाद बढ़ती जा रही है। तो खान साहब मेरा ख्याल है कि वो गुस्से में है, लेकिन गुस्सा करने से ही तो गुस्सा और बढ़ेगा फिर आने वाले दिनों में। अच्छा, गुस्से की और वजूहत भी तो है ना। सही, वो कौन सी है गुस्से की वजूहत? देखें, एक तो ये वजह है कि ये मसला लंबा चल रहा है। अच्छा, और खान साहब को भी इसका अंदाजा है कि ये लंबा चल रहा है। जब लंबा चल रहा है तो वो, लेकिन उसका, मैंने आपसे कहा ना कि लोग अपने कायदीन से गुस्से में नहीं हैं। जहां 50,000 लोग मर गए हैं, वहां पर लोग वो कह रहे हैं कि किया तो है ना, कुछ पूरी कोशिश की है। अब पूरी कोशिश करने में देखें ना, बोरिस जॉनसन को कितनी गालियां पड़ रही थी, वो बाहर निकला, जो दोबारा उसने क्लैप करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि यार ये डॉक्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं। बात यह है कि आप लोगों को इनकरेज करें। अब ताजिरों के वक्त से मुलाकात, ठीक है ना, वो ठीक है ताजिर हैं बड़े सारे, लेकिन जो
छोटा कर वो क्या बना उनका, वो जो दिहाड़ीदार मजदूर थे, फैक्ट्रीज खुल गई, ये कुछ भी। आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ, मल्टी डायमेंशनल है ना खेल, तो उसमें मल्टी डायमेंशनल खेल करें। और ये टाइगर फोर्स को साइड पे कर दें, ये सियासी इशू है। ये इसको नहीं, आप ईदी वालों को बुलाएं, आप छिपा को बुलाएं, आप खिदमत वालों को बुलाएं, वो जिन पे लोग जिनको ट्रस्ट करते हैं, साल से उनकी मैयत गाड़ियां चलती हैं, वो खाना प्रोवाइड करते हैं लोगों को, आप उनको एक तरफ फेंक के और टाइगर फोर्स तस्वीरें उतारेगी लोगों की और एप्लीकेशन में भेजेगी। मैं तो कर दूंगा, तस्वीर अपनी उतरवा दूंगा। वैसे आए मेरे पास कोई, वैसे डॉक्टर जो हेल्थ वर्कर्स है उनके लिए कल बजट में अनाउंस तो किया गया है कि उनको छोड़े, आगे निकलते हैं। ये खान साहब देखते हैं ना किस तरह निपटते हैं इस क्राइसिस में ही इनकी लीडरशिप निकल के सामने आएगी ना। लेकिन गुस्सा करेंगे तो उसके नतीजे में मसाइल खराब और बढ़ जाएंगे। एक बात बड़ी अजीब सी हुई पिछले 24 घंटों में, वो ये हुई कि चाइना की यहाँ पर जो एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया कुछ देर के बाद। उस पर बड़ा हंगामा हो गया, भारत में तो बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ। अच्छा, वो ट्वीट जो था वो ये था कि इंडियाज एक्शंस ऑफ यूनिलैटरली चेंजिंग द स्टेटस ऑफ कश्मीर एंड कंटिन्यूइंग टू एक्सेलरेट द रीजनल टेंशंस हैव पोज्ड अ चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान एंड मेड द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड चाइना इंडिया रिलेशंस मोर कॉम्प्लेक्स। यानी उन्होंने ये ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद इस पे बहुत हंगामा हुआ और शदीद हंगामा हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट किया। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि साइट के ऊपर ये हमारे सरहदों पे टेंशन बढ़ रही है, बढ़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना के जो ताल्लुकात चल रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो चल रहे हैं, वो लिंक कर दिया आपस में उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब बात यह सारी कि पोम्पियो आ रहे हैं, पोम्पियो की मुलाकात हो रही है वहाँ पर गालिबन हवाई के अंदर, उनके हवाई उनका अपने ही इलाका है, वहाँ पर वो पॉलिट ब्यूरो के चाइना के बंदे से मिल रहे हैं। इंडिया के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, और चाइना जो है, चाइना, मैंने कहा ना अभी सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं आया, अभी सिक्योरिटी क्राइसिस अगर एड ऑन हो गया दरमियान में, उसके लिए खान साहब तैयार हों, क्योंकि सिक्योरिटी क्राइसिस भी आ सकता है दरमियान में, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपके सामने आती है ना, DGISPR का ट्वीट आ गया LOC के ऊपर, इसको मामूली ना समझा करें। ये हम चूंकि हम कहते हैं इसे रवायती बात हो, LOC पे बहुत कशीदगी है, LOC पे बहुत कशीदगी है। हम वो बड़ी चूंकि ध्यान सारा लगा हुआ है दूसरी तरफ, तो हम समझ नहीं पा रहे कि वो LOC के ऊपर और दाएं बाएं और दहशतगर्दी के वाकयात और ये सारा मकबूजा कश्मीर में, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सारे और वाकयात में जो हम उसको सिर्फ एक बयान के तौर पर ले रहे हैं, वो बयान नहीं है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन दिनों में। ये आजवा नेपाल के अंदर वो नया जो नक्शा था वो पास हो गया, पूरे खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग होने जा रही है। प्रॉक्सी इंडिया चाइना और अमेरिका की जो प्रॉक्सी है वो इस खित्ते में लड़े जाने के इम्कान वो शुरू हो गई है जी। अच्छा, और उसमें वापस आके आपसे इस पर अब उसमें CIA दरमियान में है, ठीक है, CIA खुद प्रॉपर CIA दरमियान में है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो पेंटागन या अमेरिका या चाइना, इसके दरमियान में प्रॉपर CIA कूद गई है, कूदी हुई है। इंतहाई अहम मौजू पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे मजीद वापस आके इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी क्राइसिस के हवाले से आपने बात की कि सिक्योरिटी ख़तरात भी पैदा होने जा रहे हैं, तो क्या वाकई में आप समझते हैं कि सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होंगे और इसको संभालना मुश्किल होगा? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं ना बात के, ये गैलवान वैली में क्या हुआ, तो वो लद्दाख में क्या हो रहा है, तो हॉट स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है, ये बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद चेयरमैन माओ का वो पंजा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये 5 उंगलियां, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, तो भूटान भी है, तो ये भी है, लेकिन जो हथेली है चेयरमैन माओ के, वो है तिब्बत जी। अच्छा, तिब्बत की अब कहानी बड़ी अजीब सी है। इस पे ब्रूस रिडल, जो मैंने CIA की बात की ना आपसे, ब्रूस रिडल की किताब है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, तिब्बत, CIA एंड साइनो इंडिया वॉर। ये जो किताब है ना JFK के बारे में, ब्रूस रिडल एक ज़बरदस्त ब्रूकिंग्स से वाबस्ता है और उनकी गहरी नज़र है पूरे खत्ते पे। अच्छा, अब वो उस किताब के अंदर भी और उससे हटके भी जो CIA के डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं,
1950 या 1960 के, वो जो CIA के पेपर्स हैं वो बड़े अजब है। वो ये पेपर्स ये बताते हैं, इसको जरा बड़ा खींचेगा ये पेपर्स थोड़ा सा ताकि लोग देख भी लें। वो पेपर्स ये बताते हैं कि जैसे ही 49 के अंदर, यानी 47 में पाकिस्तान बना और 49 के अंदर चाइना, तो उसी वक्त तिब्बत प्रोजेक्ट एक बनाया CIA ने। और वो जो तिब्बत प्रोजेक्ट था वो ये था कि चेयरमैन माओ के खिलाफ जो KMT है, जो KMT के लोग थे, वो उसको सपोर्ट करना है इंडिया ने। CIA इंडिया और ब्रिटेन। अच्छा, ये बाजार आपको बहुत बड़ी अजीब सी लगती है कि उस वक्त CIA यहाँ क्यों आएगी? मतलब CIA जो है वो 50s के अंदर और लेकिन CIA का बाकायदा तिब्बत प्रोजेक्ट है और CIA यहाँ के बैठती है। और उसके बाद CIA का जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से वो एक यूनिट है इन पेपर्स के मुताबिक, जो पेपर्स अब डिक्लासिफाई हुए, और कमाल उससे समझ आता है कि आपको क्या खेल है। वो फिर वहाँ से दलाई लामा को, जो कि बुद्ध मत के एक ज़ाहिर है कि 14वें दलाई लामा हैं, उनको वहाँ से वो निकाल के इंडिया लाते हैं और इंडिया में लाके यहाँ धर्मशाला में, नई दिल्ली में उनको रखा जाता है। आप समझें कि वही 49-50 से लेके और अब 2020 तक। और उन यहाँ उसके साथ ही एक जलावतन हुकूमत भी कायम हो जाती है, तिब्बत की जलावतन हुकूमत भी कायम हो जाती है। तिब्बत के एक वजीर आजम भी मौजूद हैं, तिब्बत के कोई वजीर भी मौजूद हैं जो दिल्ली में रहते हैं। और उनको 1,80,000 डॉलर सालाना उनको CIA देती है अकॉर्डिंग टू देयर ओन डॉक्यूमेंट्स। और पूरी दुनिया में उसके बाद हायर किया गया मीडिया के लोगों को, इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, सारा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि वो CIA उस वक्त बैठ के, मुझे नहीं पता CIA के वो सेल्स अब इस वक्त एक्टिव हैं या नहीं है, लेकिन उस वक्त CIA इसको इस तरह रीड कर रही है कि मुस्तकबिल में, आप देखिए ना इंटेलिजेंस की दुनिया, इंटेलिजेंस वॉरफेयर, वो कह रहे हैं मुस्तकबिल में कहीं चाइना अगर उभर गया तो हमें चाइना के खिलाफ ये दलाई लामा और जो तिब्बत के लोग हैं और जो बुद्ध मत के लोग हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है। अब मसला ये है कि वो दलाई लामा जो है वो 14वें दलाई लामा है, और दलाई लामा जो हैं वो 1935 में गालिबन या 1930 में पैदा हुए थे, 85 साल उनकी गालिबन उम्र है। और वो 2 साल के थे जब उनको पता चला कि उनसे पहले जो 13वें दलाई लामा थे वो दोबारा उनका जन्म दोबारा हुआ है। इनका ये तस्वुर है बुद्ध मत में। अच्छा, अब मसला ये है कि अब जो अगला दलाई लामा है वो कौन होगा? तो वो पेंगल लामा के नाम से वो एक नंबर 2 जो ओहदा है इनमें बुद्ध मत में, वो पेंगल लामा का है। इन्होंने ये कहा दलाई लामा ने कि, और दलाई लामा की सेहत अच्छी नहीं है, इन्होंने ये कहा 2 बातें की। पहले तो इन्होंने कहा कि एक बच्चे को इन्होंने अपॉइंट कर दिया। इन्होंने कहा कि वो पेंगल लामा है, वो चीन में रहता है। तो चाइना ने कहा हम तो नहीं मानते, वो बच्चा ही कहीं गायब हो गया, उसकी तो दूसरा बच्चा बैठा हुआ था। अच्छा, अब मामला ये है कि अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो RSS है, RSS का दबाव आ रहा है मोदी पे कि तिब्बत के लिए कुछ करो। नेपाल निकल गया ना हाथ से, आज नेपाल भी निकल गया, भूटान भी निकलने जा रहा है, ये इलाके भी सारे निकल गए, गैलवान वैली, लद्दाख, ये सब कुछ निकल गया। अब मसला ये है कि वो तिब्बत जो है वो जो अरुणाचल प्रदेश है उसको तिब्बत अपना, उसको जनूबी तिब्बत कहता है, जिनको ये अपनी वो कहते हैं ना कि ये हमारी रियासत है। एक जो दोकलाम पे क्राइसिस हुआ था 2017 में, जो 75 दिन जो फौजें खड़ी रही थी, तो दुखलाम क्या है? दुखलाम जो है वो भूटान और तिब्बत के दरमियान, उसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, सही, लेकिन वो चिकन नेक के करीब है। वो जो चिकन नेक है जो कि 7 रियासतों के साथ जोड़ती है, वो दुखलाम उसके करीब है बिल्कुल। तो वहां जनाब क्या हुआ कि चाइना और भूटान का आपस का मामला था, यानी तिब्बत और भूटान का। भूटान ने आवाज लगाई मोदी को, मोदी मुझे बचाओ, ये कूद गए बीच में, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर अगर आ गए तो वो 7 रियासतें गई। अच्छा, अब वो मामला वैसा नहीं होगा, अब ना भूटान आवाज लगाएगा ना कोई दूसरा आवाज लगाएगा, क्योंकि अब जमीन जाती जा रही है और किसी भी वक्त इस बात के इम्कानात हैं कि वो ये जो अपने जो बाकी रियासतों पे जिन पे क्लेम है, ये अच्छा रियासतें, ये कोई LSE वैलेसी नहीं है, ये ख्याली पुलाव है, ये वो जो अंग्रेज दे गया बना के। यानी क्या लॉजिक क्या है कि जी मैकमोहन कौन था भाई? मैकमोहन बना गया,
जैसे हम नहीं मानते इस कश्मीर की ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस तरह चाइना भी नहीं मानता। वो कह रहे कौन सी लकीर कौन खींच के चला गया, ये तो हमारा इलाका है। अब वो अपने इलाके लेते जा रहे हैं, और वो अपने इलाके जो लेते जा रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन एक इलाके में उनकी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान के साथ है बिल्कुल, क्योंकि उस इलाके में सी पैक स्टार्ट होना है। ये वो इलाका है जहां से दरिया भी उठते हैं, और अगर ये दरिया आ गए चाइना के पास तो पता चला कि उनका ब्रह्मपुत्रा से लेके और गंगा जमुना ये सारे दरिया, और वो कंबोडिया लाओस से लेके और दरिया सिंध से लेके सारा पानी भी आपका जो है वो। अब चाइना करता जा रहा है, इंडिया पीछे होता जा रहा है। आरएसएस का दबाव आ रहा है मोदी पे कि एक मिनट भाईजान, ये तो गौतम बुद्ध तो हमारे यहाँ पैदा होके चाइना गए थे, वो मजहबी रंग देते हैं ना इसको, कहते हैं गौतम बुद्ध तो यहाँ पैदा होके वो वहां गए थे, और ये जो कैलाश के पहाड़ हैं यहाँ पे तो शिवाजी रहते हैं अपने अहले खाना के साथ, तो हिंदुओं का जो मुकद्दस मकाम है वो आपने हमारे लिए बंद कर दिया। और जो गौतम बुद्ध का ये जो दलाई लामा है वो यहाँ पड़े हुए हैं, और दलाई लामा को कुछ हो गया तो अगला दलाई लामा तो चीन में पैदा हो, तो हमने क्यों रखा हुआ है इनको ये धर्मशाला बना के, ये धर्मशाला के नाम से। वहां पे दलाई लामा आप सोचें कि 1950 से बैठे हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, और उनके पास जाहिर है कि उनको अच्छे नफीस आदमी, उनको प्रोजेक्ट किया बाकायदा, अच्छी बात करते हैं वो। लेकिन इशू ये कि पॉलिटिकल इशू है, और इशू ये कि सीआईए का प्रोजेक्ट तिब्बत। अच्छा, अब मसला ये है कि अब क्या वो प्रोजेक्ट तिब्बत इस वक्त है एक्टिव या नहीं एक्टिव, बात नंबर 1, क्योंकि अभी तक उसके आसार नजर नहीं आ रहे कहीं कहीं प्रोजेक्ट तिब्बत एक्टिव हो। लेकिन 50 की दिहाई में या उस 62 की दिहाई में अगर ये उनके डॉक्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं, और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, कौन आप इसकी पढ़ेंगे, कोई 200-250 हैं, यहां से इतने कमांडोज जाएंगे, दलाई लामा के भाई को ट्रेन किया जाएगा, दलाई लामा का भाई आगे से 6 पनाहगुज़ीन जो हैं तिब्बत के उनको लेके जाता है, फिर गोरिल्ला वॉरफेयर करवाते हैं, फिर ये करवा। अच्छा, ये अगर हमारे इल्म में है तो चाइना के इल्म में नहीं होगा। देखिए ना, हम तो अब इसको समझ रहे हैं, तो चाइना के इल्म में नहीं होगा। तो चाइना को नहीं पता कि यहां पर सीआईए क्या कर रही है, दलाई लामा ये तिब्बत के अंदर कौन खेल रहा है। यानी इसको आप सिंपल चाइना विज़ावी इंडिया ना समझें। यहां 1950 से सीआईए बैठी है तिब्बत प्रोजेक्ट। अच्छा, क्यों बैठी है, क्या चाहते थे, क्या वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया या अभी मौजूद है तो फिर कहां पे है वो तो साउथ चाइना में उनको एंगेज कर दिया है। देखिए ना, चाइना ने इंडियन ओशन में भी एंगेज किया हुआ है, उधर आपके साइबर स्पेस में उनको लॉक कर दिया है। उसके बाद जो इकोसिस्टम्स हैं सारे, पाकिस्तान का इकोसिस्टम, एक ओवरऑल इकोसिस्टम भी है ना, मुल्कों की इकोसिस्टम भी उनके कंट्रोल में आ गए हैं, और सी लेन्स भी उनके काबू में आ गई हैं, आउटर स्पेस में भी वो हैं, साइबर में भी वो हैं, सी लेन्स पे भी वो हैं, सड़कों पे भी वो हैं। तो बात ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में इस बात के कभी इम्कानात हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज देखें, आज नेपाल ऐसे चुप है, भारत नेपाल ने ये सारा काला पानी वानी निकल गया, नए नक्शे में आ गया उनके, तो नेपाल का नया नक्शा है उसमें सब गया। सही। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस हवाले से आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात की तरफ आते हैं। आज अपोजिशन ने भी बजट 2020 और 21 पर शदीद तनकीद की है और इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मंजूर हो जाएगा इन हालात में, और क्या बजट इससे कोई और बेटर ऑप्शन नहीं। क्या तनख्वाहें बढ़ाते, क्या मतलब क्या, देखिए ना, कुछ आमदनी का भी नहीं पता कितनी होनी है, टैक्स कलेक्शन कितनी होनी है, मईशत कैसे चलनी है। तो लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी ऑटो करेक्ट करनी होगी ना, अपना लाइफ स्टाइल, और कर भी रहे हैं लोग, यकीनन कर भी रहे हैं। तो ठीक है, और आगे देखते हैं कि मुल्क किस तरह चलता है। लेकिन ये जो लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी है ना, इसके ऊपर एक मरबूत हिकमत अमली वज़ीर आज़म साहब बना लें। मैं सिर्फ इस पे आ रहा हूँ कि इसमें अब सिक्योरिटी क्राइसिस ऐड होने जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो चाइनीज एम्बेसी का स्पोक्स पर्सन ये ट्वीट कर रहे हैं अगर पाकिस्तान में, और वो ये कह रहे हैं कि भारत ने जो स्टेटस को तब्दील किया था, वही कह रहे हैं कि जो कश्मीर का स्टेटस को तब्दील किया था भारत ने, उसके नतीजे में इलाकाई टेंशन्स बढ़ गई और पाकिस्तान और चीन की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई, और भारत पाकिस्तान रिलेशंस और चाइना इंडिया रिलेशंस खराब हुए। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो कुछ वहां हो रहा है उसके साथ लिंक हो रहे हैं ना। आपके तरफ से बात नहीं की जा रही, लेकिन चीन ने ही बात कर दी है ना, तो उसका मतलब है कि आप लिंक हैं उन तमाम वाकयात के साथ। ये 1962 हम करते क्यों हैं?
1962 के अंदर ये LAC बनी थी, ये हुआ था, क्या हुआ 1962 इसलिए करते हैं कि जब CIA ने ऑपरेशन शुरू कर दिया यहाँ पे, दलाई लामा को लेकर आ गए, नेहरू का दौर था, दलाई लामा को लेकर आ गए, जलावतन सारा बना दी, तो चाइना ने अचानक सरप्राइज हमला किया उस वक्त जब क्यूबा क्राइसिस चल रहा था, मिसाइल क्राइसिस। इसीलिए वो ब्रूस रिडल किताब में कह रहे हैं कि JFK का जो क्राइसिस है वो उस वक्त एकदम से उसको पता चला कि इंडिया और चीन का भी झगड़ा हो गया और वहां पर क्यूबा का क्राइसिस था सारा। लेकिन उसमें जो अहम बात है वो ये है कि वो जो उनकी जंग हुई वो बदतरीन तारीख में अगर बदतरीन शिकस्त किसी को हो सकती है तो वो भारत को उस जंग के नतीजे में हुई। 43,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उनसे निकल गया, 43,000, यानी स्विट्जरलैंड निकल गया तकरीबन, एक स्विट्जरलैंड के बराबर का इलाका उनके हाथ से निकल गया, जिसको कहते हैं एक्साई चेन, जिसको आज तक रोते हैं बैठ के, एक्साई चेन हमारे हाथ से निकल गया। और 3,500 फौज के लोग उनके, भारत के 3,500 फौजी उनके मारे गए। और उन्होंने कहा कि ये हमारा LAC, हम नहीं मानते किसी को भी, थोड़ी सी जगह जो रह गई थी बची कुची, बाकी तो ये बन गई LAC, बची कुची जो रह गई थी गलवान वैली, ये फिंगर 2, फिंगर 8, फिंगर 3, ये पहाड़ के इलाके, लद्दाख, ये जो 7 रियासतें जहाँ पे उनके, अच्छा ये अगर आप CIA को इजाजत देंगे कि CIA तिब्बत ऑपरेशन करे तो आपके ख्याल से चाइना फिर वहां पे कम्युनिस्टों की हेल्प नहीं करेगा आने वाले दिनों में, या नहीं की होगी उसने, ये बांग्लादेश में असला नहीं पहुंचा रहा होगा जंगलों में आसाम के। तो बात यह है कि ये 2 फ्रंट वॉर नहीं है, उनके लोग बार बार कह रहे हैं 2 फ्रंट वॉर, ये मल्टी डायमेंशनल वॉर होगी अगर होगी पाकिस्तान के साथ, और उसके लिए वो तैयार रहें। अच्छा, और मसला ये है कि और वो अगर वो अपने इलाके वो नहीं मान रहे और साथ वो ट्वीट कर रहा है चाइना कि हम अपने इलाके वापस ले रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि फिर पाकिस्तान के ऊपर या तो उनका अटैक होगा, इंडिया अपना गुस्सा, वो चाइना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। नेपाल ने, आप जरा अंदाजा लगाएं, नेपाल ने अपनी जगह ले ली वापस उनसे, और ये जो उनके सारे ये जो शियोक दौलत रोड और ये कराकरम तक, ये पूरे रास्ते कट रहे हैं उनके, वो आगे सियाचिन व्याचिन तक लोग नहीं जा पाएंगे इनके। तो बात ये है कि अब वो एक अंदर ही अंदर एक हजीमत तो है कि 1 मिनट ही कोविड का सरपैर समझ नहीं आ रहा, वहाँ पर अमेरिका के अंदर वो हंगामे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और इस दौरान जो है नेपाल ने एक इलाके पे कब्जा करके अपना नया नक्शा बना दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, और चाइना ने भी वो इलाके, वो कह रहे हैं बात करेंगे आइंदा, अभी तो यहाँ पर आ गए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, वो चाइना का तरीका बड़ा अच्छा है, वो सड़कें वड़के बना के इधर उधर सारा बिठा बैठ बूट के बोलते हैं क्या कौन है यार, अब तो कब्जा प्रॉपर वो बैठ जाते, कहता हमारा तो इलाका था, बताओ नक्शा क्या है तुम्हारे पास, ये कहते हैं जी वो मकमो ऑनलाइन फलाना दिमाग ना, वो कहते हैं जो भाग जाओ। तो अब आने वाले दिनों में ये तिब्बत का जो बाकी इलाका है ये चाइना लेगा, ठीक है, क्योंकि माओ की हथेली जो है वो तिब्बत है, और दलाई लामा के जानशीन के ऊपर अब एक फड्डा खड़ा होने वाला है कि दलाई लामा का जानशीन कौन होगा। हो सकता है इंडिया डंप कर दे, क्योंकि वो दलाई लामा इतने कर किया कुछ नहीं ना, अब इंडिया को क्या फायदा हुआ दलाई लामा बैठे, RSS वालों का वो एक नजरियाती तौर पे तो है मामला, RSS वाले उनके लिए मुहिम भी चलाते रहे 2014 में 15 में सब कुछ, लेकिन मसला ये है कि वो बात बन नहीं रही, वो जो होता है ना कि कोई फायदा हो, कोई फायदा नहीं हो पा रहा। दलाई लामा, पूरा दलाई लामा जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट तिब्बत, वो डिजास्टर है CIA के लिए भी और इंडिया के लिए भी जिन्होंने सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।